कहते हैं कि सर मैं एग्जाम में टेक्निकल मिस्टेक बहुत करता हूं, तो वो टेक्निकल मिस्टेक्स क्या होती है और किन मिस्टेक्स को उन्हें अवॉइड करना चाहिए? वर्स विथ वर्चुअल कैलकुलेटर सबसे बड़ा ब्लंडर है। अभी भी आप नॉर्मल कैलकुलेटर यूज टू 45 मिनट्स के अंदर अंदर पूरा का पूरा एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथ्स का पोर्शन हो जाना चाहिए। इससे ज्यादा टाइम स्पेंड मत करिएगा, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग का जो टेक्निकल पोर्शन है वो लेंदी होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। तो दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं मैं और बादल सर। जैसा कि थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि व्हाट आर कॉमन मिस्टेक इन सिविल इंजीनियरिंग। बेसिकली हम उन मिस्टेक्स की आज बात करने वाले हैं जो अगर आप अवॉइड कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन में आप एक एवरेज रैंकर से टॉपर बनने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तो बिना समय बर्बाद किए हुए चलिए अब हम चलते हैं बादल सर के पास और बादल सर से जानते हैं कि सर, कई स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि वो कहते हैं कि सर मैं एग्जाम में टेक्निकल मिस्टेक बहुत करता हूं, तो वो टेक्निकल मिस्टेक्स क्या होती है और किन मिस्टेक्स को उन्हें अवॉइड करना चाहिए? ओवर टू यू सर। जी सर। सर जैसे आपने अभी बताया, मिस्टेक्स को पहले तो ये समझो, कोई भी मिस्टेक सिली नहीं होती है। अगर जब तक आप मिस्टेक्स को सीरियसली नहीं लोगे तब तक आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे अपना स्कोर। तो पहले मिस्टेक की तरफ आ रहा हूं। दोज आर द टेक्निकल मिस्टेक्स, द मोस्ट सीरियस मिस्टेक्स एज एन इंजीनियर। सबसे पहली क्या है? यूनिट मिस्टेक्स। आपको पता है कि बिना क्वांटिटी के यूनिट के उस क्वांटिटी का इंजीनियरिंग में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो भाई एग्जाम में देखो कि भाई जो भी आंसर पूछा जा रहा है उसका यूनिट्स क्या है। एमसीक्यू एमएसक्यू में तो चल जाएगा, बट एनएटी टाइप क्वेश्चंस में मैंने देखा है बच्चे यूनिट्स नहीं देखते हैं और न्यूमेरिकली आंसर टाइप क्वेश्चन में फिर रॉन्ग कराते हैं। तो यूनिट्स जरूर देखिए कि। नेक्स्ट इज साइन कन्वेंशन। दो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बेटा मेरा एडवाइस है आपको कि जो स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन है वही फॉलो करिए। लाइक हम लोग सैगिंग बेंडिंग मोमेंट को पॉजिटिव लेते हैं, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट को नेगेटिव लेते हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरली पॉजिटिव होते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस जनरली नेगेटिव होते हैं। आप उल्टा साइन कन्वेंशन करके आंसर दोगे, क्या करो उसी के हिसाब से आंसर दो। हमें रिस्क रिस्क नहीं खेलना है। क्लियर है? एग्जाम टाइम में आप साइन कन्वेंशन के साथ छेड़छाड़ मत करिएगा प्लीज। नेक्स्ट इज फॉर्मूला एप्लीकेशन। फॉर्मूले को सही से अप्लाई करिए। कोई इंपेरिकल फॉर्मूला होता है तो उसमें देख याद रखिए कि कौन से यूनिट में आपको डेटा फीड करना है और किस यूनिट में आपसे डेटा आ रहा है। जैसे जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे आपने इंपेरिकल फॉर्मूले देखे हैं। तो भाई इंपेरिकल फॉर्मूलेज में ध्यान रखना है आपको कि जो जो क्वांटिटीज है उसको किस यूनिट में डालना है और आंसर आपका किस यूनिट में आएगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, बट ध्यान से करो। क्लियर? और उन फॉर्मूले के असम्पशंस भी याद रखिएगा, किन स्टैंडर्ड कंडीशंस में वो फॉर्मूले लगते हैं। बहुत बार गेट एग्जाम में आप देखोगे फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको लगता है कि वो सेम फॉर्मूला चल जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बहुत जगह देखोगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप के साथ अगर मैं खिलवाड़ कर दूं, जैसे अगर आपने मान लीजिए लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माना तो फॉर्मूला अलग है। अगर उसी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को मैं पैराबोलिक कर दूं तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो भाई फॉर्मूला जो अप्लाई करते हो उसका कंटेक्स्ट याद रखो कि आपके क्वेश्चन में वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है भी कि नहीं। इसमें भी बहुत लोग मिस्टेक करके आते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस आप हर वक्त एग्जाम में किया करो, उससे आपको पता चलेगा कि आपका जो फाइनल आंसर है वो सही है कि नहीं। नेक्स्ट वन इज नॉट वेल वर्स विथ वर्चुअल कैलकुलेटर। सबसे बड़ा ब्लंडर है। अभी भी आप नॉर्मल कैलकुलेटर यूज कर रहे होगे, तो अब अगर प्रैक्टिस कर रहे हो कम से कम लास्ट लेग ऑफ प्रिपरेशन में, ओनली यूज द वर्चुअल कैलकुलेटर। तो वर्चुअल कैलकुलेटर जो यूज करना बहुत जरूरी है कि आप उससे वेल वर्स हो जाओ। स्पेस लिमिटेशन बेटा, अब है ना, छोटी सी जगह में आंसर सॉल्व करना स्टार्ट करो, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा रफ पैड्स नहीं मिलेंगे एग्जाम वाले दिन। लिमिटेड स्पेस में, और वो रफ शीट नहीं है, रफ पैड होता है छोटा सा। तो छोटे सी जगह में आपको जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। अभी तक क्या है ना, आप जो प्रैक्टिस करने बैठते हो बड़ी बड़ी A4 शीट्स लेके बैठ जाते हो, उससे काम नहीं चलेगा। तो बेटा ये सारे थे हमारे टेक्निकल मिस्टेक्स। नेक्स्ट आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज आवर कंसेप्चुअल मिस्टेक्स, जो कि अंकित सर बताएंगे आप किस टाइप के कंसेप्चुअल मिस्टेक्स करते हो जिसके कारण आपका रैंक लॉस होता है। जी सर।
जी सर, डेफिनेटली सर। देखिए, कंसेप्चुअल मिस्टेक में पहला पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट। अब बात यहाँ पे समझिए कि जैसे हमारे कुछ फंडामेंटल सब्जेक्ट हैं, फॉर्म हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, राइट। ये सिविल इंजीनियरिंग के फंडामेंटल सब्जेक्ट है। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा बच्चे इन्हीं दो सब्जेक्ट से डरते भी हैं कि सर फॉर्म और स्ट्रक्चर। अब इन्हें डर क्यों लगता है? इन्हें डर इसलिए लगता है क्योंकि 11वीं की फिजिक्स इनकी ठीक नहीं है। और जो अच्छे बच्चे होते हैं, राइट, और उससे पहले चलो मैं एवरेज बच्चों की भी एक कहानी बताता हूं। देखो, खराब बच्चे, जो कमजोर बच्चे हैं, उनको इससे डर लगता है। जो एवरेज बच्चे होते हैं वो इसे ईगो पे बैठे रहते हैं और इसमें 5-6 महीने लगा देते हैं। और जो अच्छे बच्चे होते हैं, जिन्होंने 11वीं में अपने कंसेप्ट, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, के बेसिक कंसेप्ट, मोमेंट के बेसिक कंसेप्ट, फोर्स के बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं, वो इन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से जल्दी से निकाल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए, 11वीं की फिजिक्स पता होनी चाहिए और गणित पता होनी चाहिए, राइट। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी तब आपकी सब्जेक्ट की आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। और ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको सिविल इंजीनियरिंग के किसी भी एग्जाम में, चाहे गेट एग्जाम हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम हो, चाहे आपका स्टेट का एईजेई का एग्जाम हो, इसमें लड़ाई, मेजरली लड़ाई फंडामेंटल कंसेप्ट की होती है। जिन लोगों के कंसेप्ट अच्छे होते हैं तो वो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, मैं अपनी क्लासेस में एक बात कहता हूं, अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है एग्जाम में, तो आप एग्जाम में एक जगह पे स्थिर रहोगे और सवाल नाचेगा, आप सवाल की पिटाई लगा रहे होगे, सवाल नाच रहा होगा, भाग रहा होगा। और अगर आपके कंसेप्ट वीक है तो सवाल वही रहेगा पेपर में और आप इधर उधर भाग रहे होगे, आप देख रहे होगे यार कोई बता दे, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। तो राइट दोस्तों, फंडामेंटल कंसेप्ट पे काम करना स्टार्ट करिए। अगर ये गलत हुआ तो सब कुछ गलत हो जाएगा, फिर सारी की सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। अगला है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है कि आंसर बताओ सेंटीमीटर में, आप निकाल रहे हो साहब मीटर में, क्योंकि जनरली हमारे जो फॉर्मूले हैं वो एसआई यूनिट के लिए डिजाइन होते हैं, जो कि मीटर है। ठीक है, तो मीटर में आपका जवाब आ रहा है, बट पूछा जा रहा है सेंटीमीटर में, और आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आपने क्वेश्चन देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं। एक चीज याद रखना, जब भी आप जवाब निकालोगे उसका जवाब सवाल के अनुरूप होगा, सवाल के अनुसार होगा। तो प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। सवाल पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के मुताबिक जवाब देना है और उसी जवाब के मुताबिक आपको एग्जाम में नंबर मिलेंगे। इन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ कोड्स एंड स्टैंडर्ड। देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में एक प्रॉब्लम है कि साहब बहुत सारे कोड हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि हम नेचर के बहुत ज्यादा क्लोज है, ठीक है, और हमारा जो काम रहता है एक लार्जर क्राउड को अफेक्ट करता है। तो जिनके लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, जिनकी सुविधा के लिए, और अलग अलग लोग अपने ढंग से काम ना करें तो सारा काम स्टैंडर्डाइज हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड, ठीक है, आपके कोड्स बनाए गए हैं और कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। तो उन स्टैंडर्ड्स को आपको पता रखना पड़ेगा, उन स्टैंडर्ड से अपडेट होते रहना पड़ेगा। कई बार कोड के अमेंडमेंट्स आ जाते हैं और हमें वो पता नहीं होता और एग्जाम नए कोड पे आ जाता है। अब कोड वाले सब्जेक्ट कौन से हो गए साहब? आपका, ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर हो गया, आपका आरसीसी हो गया, आपका सॉइल मैकेनिक्स हो गया, आपका एनवायरमेंटल हो गया, हाईवे हो गया। तो इन सब्जेक्ट्स में साहब कोड के स्पेसिफिकेशंस लगते हैं, कोड की गाइडलाइंस लगती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इन्हें रटना है, आप सवाल करते वक्त इन्हें, ठीक है, बार बार पढ़िए, ठीक है, और 12-15 बार जब पढ़ोगे तो ये गाइडलाइंस अपने आप आपको याद हो जाएंगी। हम लोगों को भी हमारी तैयारी के दौरान ऐसे ही याद हो गई थी, हमने इतने सवाल सॉल्व किए थे, याद हो गए। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये गलत हुआ तो सवाल भी गलत हो जाएगा, आपका डिजाइन का सवाल गलत हो जाएगा। और कई बार एग्जाम में आपसे डायरेक्ट कोड की स्पेसिफिकेशन भी पूछ ली जाती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनसफिशियंट प्रैक्टिस। देखिए, आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है, तो प्रैक्टिस तो सवालों की करनी ही करनी है। सर कहाँ कहाँ से करें? तो देखिए, क्लास में आपको डीपीपी मिलता है, आपको प्रैक्टिस शीट मिलता है, आपको, राइट, वीकली टेस्ट मिलते हैं, उसके बाद आपके पास गेट के पीवाईक्यू होते हैं, ईएससी के पीवाईक्यू होते हैं, फिर आपके पास टेस्ट सीरीज होती है। तो इतना सारा डेटा है आपके पास, इन सब को आपको प्रैक्टिस करना है।
क्यों करना है? क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ना कुछ गलतियां करेंगे, और इन गलतियों को आज पहचान के आपको अपने आने वाले कल के लिए इंप्रूव करना होगा। क्योंकि जो भी रैंकर है, जो भी टॉपर है, वो एडिक्वेट प्रैक्टिस करता है, और एडिक्वेट प्रैक्टिस के दौरान की गई गलतियों को वो फ्यूचर में नहीं दोहराता। तो धीरे धीरे वो साहब परफेक्शन की तरफ बढ़ने लगता है, और ऐसे ही परफेक्शन की तरफ बढ़ते बढ़ते साहब एक दिन वो टॉपर बन चलता है। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको एडिक्वेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करने में सच में बहुत मजा आता है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो बोरियत लगती है, और जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो सवाल और रिजल्ट ये बड़ा ही, ठीक है, एंथुसियाज्म भर देता है आपके हमारे अंदर। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, जो कि टाइम मैनेजमेंट मिस्टेक्स स्टूडेंट्स क्या क्या करते हैं अपने एग्जामिनेशन के दौरान। बादल सर के पास चलते हैं। बादल सर। जी सर। सर टाइम मैनेजमेंट मिस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि देखिए आपका ये जो गेट का पेपर है केवल 3 घंटे ही चलेगा। तो ऐसा ना हो कि गेट के पेपर के बाद आप पश्चाताप करो कि यार मैं ये कर लेता या ये कर लेती एग्जाम में तो सही रहता है। तो आपने सुनी होगी वो कहावत, अब पश्चात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भाई ये आपके साथ ना हो, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट मिस्टेक्स मत करिएगा एग्जाम में। सबसे पहली टाइम मैनेजमेंट मिस्टेक क्या है? इन एडिक्वेट टाइम एलोकेशन। भाई हर एक सेक्शन, जनरली तो देखिए गेट के 2 ही सेक्शन है, एक आपका एप्टीट्यूड एंड इंजीनियरिंग मैथ्स का सेक्शन है, दूसरा आपका जो टेक्निकल सेक्शन है। अब देखो एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथ्स के आपके पूरे पेपर में 28 मार्क्स हैं, तो ऑलमोस्ट 1/3। तो बेटा 1 घंटे से ज्यादा टाइम तो मत दीजिए, इनफैक्ट 1 घंटा भी टाइम दे रहे हो तो बहुत ज्यादा दे दियो। 30 to 45 मिनट्स के अंदर अंदर पूरा का पूरा एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथ्स का पोर्शन हो जाना चाहिए। इससे ज्यादा टाइम स्पेंड मत करिएगा, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग का जो टेक्निकल पोर्शन है वो लेंदी होता है, फिर उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो भाई एलोकेट योर टाइम प्रॉपरली, सीइंग द वेटेज ऑफ अ सेक्शन। और बिना टेक्निकल क्वेश्चन को क्रैक किए आपका अच्छा रैंक आने वाला नहीं है। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन, ईगो में ले लिए। जैसे कि सर ने भी आपको बताया, कोई सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए जियोटेक से मुझे प्यार है, आपको भी प्यार हो गया मुझसे पढ़ते पढ़ते, और कोई ऐसा जियोटेक का क्वेश्चन आया जिसमें तुम फंस गए। अब तुमने ले लिया उसको अपने ऊपर कि यार ये मेरे से कैसे नहीं हुआ, बट तुम भूल गए तुम एग्जामिनर से ऊंचे नहीं हो। एग्जामिनर जानबूझ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाएगा जहां पर तुम फंस जाओ, बट तुमको फंसना नहीं है। बुलाती है बट जाना नहीं है। बात समझ में आई? तो फंसना नहीं है उन क्वेश्चंस में, ईगो अपनी साइड में रखो। एग्जाम का मतलब यही होता है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने, चाहे इजी क्वेश्चन करके लाओ चाहे हार्ड क्वेश्चन करके लाओ, मार्क्स शुड बी मैक्सिमम दैट यू कैन ऑब्टेन। तो टू मच ऑफ टाइम अगर आप एक सिंगल क्वेश्चन में वेस्ट कर देते हो गलत है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, लीव इट। हो सकता है उस टाइम नहीं बन रहा हो, उसको मार्क कर दो। आपके गेट के जो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें फीचर होता है जहां पे आप क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो टू रिविजिट देम। बाद में अपन उसको रिविजिट कर लेंगे व्हेन वी विल हैव अ काम माइंड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट अटेम्प्टिंग इजियर क्वेश्चन। यही प्रॉब्लम है जो सब करते हैं, ईगो। जो कि मैं बोल रहा था, हार्ड हार्ड क्वेश्चन करने, इजी क्वेश्चन कौन करेगा भाई? तुम्हें जो है मैक्सिमम मार्क्स लाने। मैं सबसे पहले तुच्छे क्वेश्चन करूंगा, इजी क्वेश्चन करूंगा, छांट छांट के करूंगा उन क्वेश्चंस को। इतना प्रैक्टिस अब तुम कर चुके हो कि तुम क्वेश्चन पढ़ के बता सकते हो कौन क्वेश्चन ज्यादा कैलकुलेटिव होगा और कहां तुम्हारी स्ट्रेंथ है, कहां तुम्हारी वीकनेस है। तो जो तुमको सबसे इजी लगे क्वेश्चंस पहले उन्हीं पर अटैक करो। इससे क्या है ना, एग्जाम का एक मोमेंटम बिल्टअप कर जाओगे तुम, और एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, और इस मोमेंटम और कॉन्फिडेंस से तुम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर डालोगे। और मेरी बात याद रखना, फिर 3 घंटे बाद तुम मुझे याद करोगे और सोचोगे यार इतना हार्ड क्वेश्चन मैंने कैसे कर दिया। सारा कॉन्फिडेंस का खेल होता है एग्जाम वाले दिन। तो एग्जाम में अच्छा मोमेंटम और कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, एंड दैट यू कैन बिल्ट अप बाय स्टार्टिंग विद इजियर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मुझे तुच्छे क्वेश्चन ही खत्म करने हैं, उसके बाद हम हार्ड क्वेश्चंस की बारी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो आप अपनी लास्ट स्लाइड है, दैट इज ऑन अदर मिस्टेक्स जो आप करते हैं। अंकित सर आपको बताएंगे और क्या क्या मिस्टेक्स आप कर जाते हो जिससे आपका रैंक लॉस होता है। जी सर। डेफिनेटली सर, टाइम मैनेजमेंट पे काफी ब्यूटीफुल इंसाइट दिया आपने स्टूडेंट्स को, और काफी ज्यादा काम आने वाला है अगर ये लोग ये चीज अपनी तैयारी में इनकलकेट कर लेते हैं, लागू कर लेते हैं। तो देखिए अदर मिस्टेक्स में केयरलेसनेस।
भाई आज के जमाने में जो गेट दे रहा है, जिसे कैलकुलेटर, वर्चुअल कैलकुलेटर अवेलेबल है, वो इंसान कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे कर सकता है? आप ये कहो कि सर मैंने वहां गेट एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन मिस्टेक कह दिया। अरे भैया, ये कोई गलती नहीं करी, आपने गुनाह किया है। और ये फांसी लायक गुनाह है कि आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल होते हुए आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, आपने सही से ध्यान नहीं दिया कैलकुलेशन पे। तो इन चीजों को अवॉइड करना। भाई ये फ्री के नंबर थे, और ये फ्री के नंबर अगर आपने गवा दिए तो रैंक आपकी बहुत नीचे खिसक जाएगी। ठीक है, लास्ट में जाते जाते एक एक दो दो नंबर पे दो दो 250 रैंक जाती है, मतलब एक एक कॉलेज पीछे होते जाते हो आप। तो इन चीजों का ध्यान रखना। अगला, लैक ऑफ रिवीजन। भाई अगर रिवीजन नहीं करोगे टाइम टू टाइम तो चीजें याद नहीं रख पाओगे। सिलेबस हमारा लंबा है। ठीक है, सिलेबस, जो लंबा सिलेबस है उसे रिटेन करने के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और रिवीजन आप किसी एक तरीके से नहीं, मल्टीपल तरीके से कर सकते हो। अपने डिटेल नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, अपने बनाए हुए शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो फिजिक्स वाला, गेट वाला में आपके लिए गेटोपीडिया है जो बहुत अच्छा शॉर्ट नोट्स काम करती है, तो वो आप ले सकते हो। आप गेट पीवाईक्यू से रिवाइज कर सकते हो, आप ईएससी पीवाईक्यू से रिवाइज कर सकते हो, आप टेस्ट सीरीज से रिवाइज कर सकते हो, आप मॉक टेस्ट से रिवाइज कर सकते हो, आप डीपीपी से रिवाइज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको अभी यंत्र तंत्र बताए हैं साहब, ये आपके प्रैक्टिस के लिए भी काम आएंगे और ये आपके रिवीजन के लिए भी काम आएंगे। तो इनको, ठीक है, नोट करिए, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो एग्जाम के दिन कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी आपकी, और ये बहुत जरूरी है। इनएडिक्वेट स्लीप एंड हेल्थ। भाई एग्जाम के दिन कई लोगों को एंग्जाइटी होती है, एग्जाम के दिन कई लोगों को नींद आ रही होती है, एग्जाम के दिन कई लोगों का जी मचल रहा होता है, नौजिया फील हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने, ठीक है, हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया होता है। एग्जाम से एक दिन पहले बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई अब कोई पढ़ने का जरूरत नहीं है, जाके सो जाओ, नींद नहीं आ रही है तब भी जाओ, लेट जाओ, हल्का फुल्का खाना खाओ, ताकि सुबह जब उठो पेट साफ हो जाए, पेट में दर्द ना हो, भारीपन ना हो, शरीर में भारीपन ना हो, दिमाग हल्का हो, मन हल्का हो, और जाके एग्जाम में परफॉर्म करो। हेल्थ सबसे सुपीरियर चीज है। अगर हेल्थ ठीक रहेगी तो बाकी सब कुछ ठीक रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। अगर हेल्थ खराब हो गई, मान लो आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, एग्जाम के दिन आपकी हेल्थ खराब हो गई, तो साहब जितना पढ़ा था ना सब कूड़ा कबाड़ हो गया है। तो हेल्थ पे बहुत ध्यान देना। कैसे देना है? 10-15 मिनट डेली मेडिटेशन करो, 10-15 मिनट डेली एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है हिट द जिम, जाके जिम में डोले सोले बनाओ। भाई जाके टहल लो, जाके पार्क में थोड़ा सा भाग लो। ठीक है, खून की रफ्तार, ठीक है, आपके अंदर जो जवानी भरा जो खून है उसमें उबाल लाओ, उसकी रफ्तार तेज करो। बादल सर हंस रहे हैं क्योंकि बादल सर काफी ज्यादा ये करते हैं। सर ये रियल टेस्ट क्या है, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालिए प्लीज। सर रियल टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा नया इनिशिएटिव है जिसमें हम वी आर प्रोवाइडिंग द ऑफलाइन टेस्ट ऑफ द एग्जाम। तो भाई जो आप घर पे बैठे बैठे टेस्ट सीरीज देते हो उसमें प्रॉपर एग्जाम प्रेशर को फील नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए पीडब्ल्यू एक नया इनिशिएटिव लेके आया है जिसमें ऑफलाइन टेस्ट होगा इन योर सिटी। टेस्ट डेट जो है शिफ्ट नहीं होगी 12 जनवरी। बाकी आप जो है स्कैन कर सकते हो क्यूआर कोड फॉर डिटेल। सारे ब्रांचेस के लिए, सिविल, मैकेनिकल, सीएसडब्ल्यू, ईसी एंड डीए, तो सबके लिए हमने प्रॉपर गेट का सेटअप बनाया है। प्रॉपर एक बढ़िया सा पेपर होगा जिसमें यू कैन हैव द रियल फील ऑफ द एग्जामिनेशन। तो भाई ये तो जरूर देना है, एग्जाम से पहले एक बार एग्जाम का प्रेशर तो जरूर महसूस करना है। जो पहली बार गेट दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डू फील द रियल प्रेशर बाय गिविंग दिस रियल टेस्ट ऑफ गेट इन योर city, just initiated by PW. And last but not the least, thank you everybody, all the best, और फोड़ के आना है।